बारे में जो किरदार निभा रही हैं और जो प्रोजेक्ट का थीम है बेसिकली, लेकिन मुझे लगता है ऐसा लव जिहाद के बेसिस पे है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? ये सवाल किसके लिए है? आपसे अच्छा, मुझसे है, ओके। जी, कन्वर्जन जो आपने बोला, बिल्कुल हमारी फ़िल्म एक रियल मुद्दे को लेकर आ रही है। फ़िल्में समाज का आईना होती हैं, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ये फ़िल्म दर्शा रही है, और ये करंट हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में चल रही है, और इसी वजह से ये फ़िल्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मैसेज के साथ एक एंटरटेनमेंट पैकेज में हम लेकर आ रहे हैं, ताकि लोगों को मैसेज पहुँचे, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनिंग वे में कही गई बात जो है वो यूथ जो है उनको टारगेट ऑडियंस है हमारे, तो उनको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, इसीलिए द कन्वर्जन हम इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। सर, ये फिल्म रियल लाइफ इशू से बना अच्छी बात है, लोग देखते हैं, कॉमर्शियली बेनिफिट भी होता है, लेकिन रियल लाइफ इशू पर फिल्म बनाने से रियल लाइफ इशू का जो प्रॉब्लम है वो कितना सॉल्व होता है, ये आप बताइए। देखिए, सिनेमा एक माध्यम है, जितना हम सीखते हैं, अगर आज हम सिनेमा को अगर उस तरीके से देखें कि सीखने के नज़रिए से देखें, तो जितने भी आज एक्टर हैं, कभी कभी वो लोग खुद बोलते हैं कि मैं फिल्में देखता था और आज फिल्में देख के मैं एक्टर बना। तो एक माध्यम है, ये जरिया है लोगों को बताने का, और ऐसा नहीं है कि पूरा समाज सुधर जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे आज हम बनाएंगे, भले ही वो 10 व्यक्तियों तक पहुँचे और वो इम्प्लीमेंट करें, आज 10 बदलें, कल 100 बदलेंगे, कल जब माँ बाप पहुँचते जाएंगे 125 करोड़ देश, ऐसे धीरे धीरे उस समस्या को अपने आप ही ख़त्म कर देगा। नहीं, ये भी जानना चाहूँगा कि हर चीज़ का दो नज़रिया का देखने का, हर चीज़ का, अब सपोजली एक हिंदू लड़की है एंड शी फॉल्स इन लव विद अ मुस्लिम गाय एंड शी कन्वर्टेड टू मुस्लिम कल्चर, या मुस्लिम को कन्वर्ट होती है, तो इट्स अ गुड थिंग ना, इसमें बुराई क्या है, ये बताइए आप क्या? जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, मैं आपका जवाब देता हूँ। कन्वर्ट, तो देखिए, कन्वर्ट की भी तो इसमें बात ही नहीं है, हमने कहीं बात की कन्वर्ट क्यों नहीं हो। जब पत्नी, जब एक लड़की जब शादी करती है, तो हर धर्म में जब लड़की जब शादी करती है, और नहीं, आप सवाल आके इधर आप आके पूछिए, है ना, तो फिर आप यहाँ आइए फिर। हाँ, जब कोई लड़की जब शादी करती है, जब पत्नी बनती है, तो वो अपने पति का सरनेम लेती है, तो वो कन्वर्ट नहीं कहता, स्वेच्छा से होता है, एक रीति रिवाज के अनुसार होता है कि आज मेरा नाम ये है, कल लड़की का नाम ये हो जाएगा। लेकिन आज के माहौल में ऐसा है कि लड़की अपने पिता के सरनेम के साथ साथ अपने पति के सरनेम को भी कैरी करती है, लेकिन वही अगर दबाव के साथ किया जाए कि नहीं तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें इस छल के साथ किया जाए, अपनी पहचान छुपा के प्यार करना, शायद इसीलिए सरकार ने इसका नाम लव जिहाद दिया है। हम इसको कहते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन, कि इच्छा से जो कर रहा है वो इच्छा से। आज इंडस्ट्री से लेके बाहर भी जितनी शादियां होती हैं, वो इच्छा से, जिन्होंने अपना धर्म बदला, अपना नाम बदला, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन दबाव में जाके किया जाता है, छल के साथ किया जाता है, धोखे के साथ किया जाता है, वो फोर्सफुली कन्वर्जन है, वही लव जिहाद है। सर, आपको कैसा लगा इसमें हिस्सा बन के, और क्या किरदार निभाए बेसिकली? मेरे से सर, जी, मेरे कैरेक्टर का नाम इसमें देव है, तो वो एक बेसिकली लव स्टोरी, लव ट्रायंगल है 3 लोगों के बीच में। तो एक हिंदू समाज का लड़का है जो कि एक मॉडर्न सोच रखता है, लेकिन अपने फैमिली, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को, अपने वो सब भी साथ में लेके चलता है। तो बेसिकली कहानी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो भी साक्षी प्रॉब्लम में आती है या जिस तरह की उनकी ज़िंदगी में, उन्हें सपोर्ट करता है, एक अच्छी राय देता है, अच्छा समझदार लड़का है। तो बस उतना ही किरदार है सर मेरा फिलहाल, बाकी 22 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। गुड, वेरी गुड। सर, आप बताइए क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या क्या जानते हैं? किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में तो सर से इतने तो इतना अच्छे से बता ही रहे हैं कि जो कन्वर्जन है अपने आप में, जो ऐसा एक सोशल अवेयरनेस है जो आज की जो यूथ है, जैसे हमारा टैगलाइन है सेव डॉटर्स, तो ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारी जो यूथ है, मोस्टली गर्ल्स जो हैं, उनको एक सही दिशा मिलेगी कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार पे ही पूरी दुनिया कायम है, प्यार तो हर चीज़ जैसा होता है, बट सही प्यार करने में गलत रास्ता ना भटके, तो एक अवेयरनेस लोगों को मिल जाएगी और एक एंटरटेनमेंट के साथ पूरा पैकेज मिल जाएगा फिल्म का। सर, ये भी फोर्सफुल वर्ड जो किया जाता है कि हाँ, कन्वर्जन से फोर्स किया जाता है किसी को एक
इतनी सारी लीगल चीज़ें होती हैं दुनिया में, अगर कोई इंसान नहीं उसका पार्ट बनना चाहे तो पूरी फोर्सफुली आपको लगता है कि उस चीज़ के लिए उसको राजी कर सकता है? देखिए फोर्सफुली तो अपने आप में गलत तो होता ही, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप फोर्स करें, हर इंसान ने हर इंसान का। जी जी सर आपका क्या कहना है इस बारे में? फोर्सफुल वर्ड यूज़ किया था कन्वर्जन के लिए, जी। फोर्सफुल वर्ड सही है कि फोर्स करके आप किसी को कन्वर्ट कर सकते नहीं, फोर्सफुली हम तो ये करें, फोर्सफुली शब्द ही गलत है। हम ये करें जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है वो गलत है, हमने उसको सही कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन स्वेच्छा से किया जाता है। कन्वर्जन मतलब होता है कि स्वीकारना, हम किस चीज़ को स्वीकार रहे हैं, हम ग्रहण करना, लेकिन दबाव दे के नहीं तुम्हें ये ग्रहण करना पड़ेगा, दिस इज ए फोर्स कन्वर्जन। पर कहाँ तक मानते हैं कि इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट एक हार्ड स्टेप उठाए? मैं आपकी बात, आपके सवाल से पहले ही बता दूं, अगर ये समस्या नहीं होती जो आप कहना चाह रहे हैं, समस्या नहीं होती तो आज जो इतनी बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो ये इस पर इतना सख्त कानून नहीं बनाती। कहीं ना कहीं समस्या है, उनको वो नहीं पड़ा है कि ऐसी चलिए कानून बना देते हैं। जब समाज में सरकार तभी निर्णय लेती है जब उनके सामने कोई समस्या आती है, और वो समस्या बड़े रूप में जब आती है तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट पे विपुल का भी शायद एक फिल्म आने वाला है, आपको मालूम है? 32,000 केरला में गर्ल्स मिसिंग है काफ़ी सालों से, और गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया है, और कन्वर्जन ही शायद उसका थीम है कि कन्वर्ट किया गया उनको, और कहाँ है वो अभी तक लापता है उनका कोई। तो क्या कहना चाहिए उस चीज़ को लेकर कि ये जो सब्जेक्ट है मिसिंग का और कन्वर्जन का, और दिस काइंड ऑफ टॉपिक कितना ज़्यादा हाईलाइट? बहुत अच्छी बात है। मेरे मित्र जिनका नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? विपुल शाह जी। विपुल शाह जी जैसे और भी लोग निकल के आए, आज हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन शुरुआत करने की देर है। हमें भी बहुत सारा डर था कि हम ये सब्जेक्ट करें नहीं करें, क्या होगा। हमने भी 50 लोगों के पास में इस सब्जेक्ट को लेके गए थे, उन्होंने कहा कि यही सब्जेक्ट मिला था आपको फिल्म करने के लिए, सॉरी हम आपके साथ में एसोसिएट नहीं हो सकते, हम इस फिल्म में आपके साथ में एज ए प्रोड्यूसर नहीं आ सकते, एज ए पार्टनर नहीं आ सकते। लेकिन ये कि एक शुरुआत कर दी है, तो शुरुआत अगर देखी, जैसे अभी आपने बताया कि शायद अब उन्होंने भी फिल्म बनाने का निर्णय लिया, फिर और भी व्यक्ति लेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे 10-20-50 लोग आएँ तो इस समस्या को इस लेवल पे उठा के लेके जाएं, ताकि वो समस्या के से लोग इतने जागरूक हो जाएं, ताकि उस दलदल में फंसे ना। फिल्म का जो माध्यम, सॉरी जी जी, ये फिल्म एकदम गहन मुद्दे पे बनी हुई है और वर्तमान मुद्दे पे, जैसे कि आप बता रहे हैं, और लोग भी जानते हैं, लेकिन एक तरह से इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए क्या आपने कोई शोध किया, या तो फिर इस फिल्म के अंदर कोई वैसे लाइव खड़ा है जिनको आपने फिल्म में उसको उतारा कि पूरी कहानी कल्पना? नहीं, कहानी बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। ट्रू इंसिडेंट जो इंडिया में हो रहे हैं, जो घटनाएं घटी गई हैं, उनसे प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई है। हाँ, सहारा लेना पड़ता है काल्पनिक थोड़ा सा उसके लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। सीन्स रियलिस्टिक सीन नहीं है काल्पनिक, लेकिन काल्पनिक के साथ साथ जो आज की जो घटनाएं घटी गई हैं, उस घटनाओं से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई है। जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अभी पहले की लड़कियाँ तो चलो कम पढ़ी लिखी रहती थी, लेकिन अभी की लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन अभी उनका कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। पहले गरीबों का, छोटे वर्ग का कन्वर्जन होता था दबाव से किसी भी प्रकार की, लेकिन अभी तो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियाँ ही, उनके साथ ये हो रहा है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, लड़कियां, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, हम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाएं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, हम बहुत इमोशनल होती हैं। हमारा जो रूट है, हमारे अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं, हमारे अंदर वो इमोशंस रहते ही हैं। आप चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाइए, लेकिन ना कहीं आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उसके साथ ही साथ हमेशा जो प्यार है उसे लड़कियां उसके लिए बहुत इमोशनल होती ही हैं। अब वो आप भी अग्री करेंगी कि जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो 100% से भी ज़्यादा देते हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को चलाने के लिए। उस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट लड़कियां करती ही हैं। और जब इमोशंस की बात आती है ना, तो आप चाहे कितने भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो हमारी फिल्म यही मैसेज लेकर आ रही है कि आप इस फिल्म को देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा सकते हैं। वो अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हमारी ये फिल्म आ रही है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले 90s में था कि बच्चे को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 90s के बाद अभी जब से ये समझ 2000 आया है और ये नया युग समझ इस तरह से,
संस्कार जो है जो कहीं पीछे छूट गया, क्या ये कारण तो नहीं है कन्वर्जन का? नहीं, ये कारण नहीं। जितना हम आज पहले देखा होगा कि 8-10 साल में हम कभी कुछ हमारे हाथ में ना मोबाइल है, कुछ भी मोबाइल आते आते हमारे सदियाँ बीत गई कि इतने साल हो गए। आज का बच्चा 2 साल का आता है तो उसके पास में आ जाता है। 6 साल 8 साल का बच्चा पूरे वर्ल्ड में जाके कहीं भी होता है वो सब देख सकता है। वो जो एडवांस हुए हैं लोग, उसका कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि पहले क्या था, एक फैमिली साथ में रहती थी, एक परिवार जो होता था, परिवार साथ में रहता था। अब क्या हो गया है, आदत पड़ गई कि हमको अलग अलग रहने की। जब से वो अलग रहने की जो आदत पड़ी हुई है, एक ही परिवार में अगर 2 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं, तो एक पति पत्नी आपस में उधर एक कोने में लगे पड़े, एक उधर लगे पड़े, बच्चा गेम खेल रहा है और एक उधर लगा पड़ा, चारों कोने लेके फिक्स रहते हैं। ये जो दूरियां हुई हैं, चाहे डिजिटली हुई हैं, जो अब इतना सामने आ गया है। पहले क्या था, पहले जिम्मेदारी थी, माँ बाप की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि वो और उसके पीछे भी एक वजह है, बोले हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। उस लाइफ क्या पहले के जो व्यक्ति थे वो लाइफ नहीं जीते थे? हमें जो इतना पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, तो क्या उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी? आजकल जो जीने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। और यही तरीका अगर हम अपने बच्चों को देंगे कि नहीं वो तरीका बहुत अच्छा था, वो बहुत केयर जो करते थे वो अच्छा था, और बच्चों को जितना हम बताएंगे, हम जो गंदगी होती है ना, हम बच्चों से छुप के बात करते हैं कि यानी बच्चों को मालूम नहीं पड़ जाए, जबकि हर पिता, हर पत्नी की, हर एक मैं कह रहा हूँ एक वाइफ की जिम्मेदारी बनती है, वो ये कहे कि हमारी या समाज में समस्या है तो खुल के अपने बच्चों से शेयर करे और उन्हें बताए कि ये समस्या है, ये गलत है, ये सही है। और जिस दिन हमारे बच्चों को ये गलत और सही मालूम पड़ जाएगा तो वो डिसीजन लेने में, वो निर्णय लेने में इतने ही सक्षम होंगे और वो इस तरह के किसी भी दलदल में नहीं फंसेंगे। विंध्या जी, अगर आपके किरदार की बात करें तो कितना डिफरेंस महसूस करती है जो किरदार आपने आ रही है साक्षी का, और विंध्या में क्या डिफरेंस महसूस करती है? देखिए, मैंने इसके पहले भी बोला कि लर्निंग और अनलर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो साक्षी ने जो गलतियाँ की हैं वो विंध्या कभी नहीं करेगी, क्योंकि विंध्या अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। और मेरे लिए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव मुझे लगता है माँ बाप का ही होता है। जितना माँ बाप आपको प्यार कर सकते हैं उतना आप भी उन्हें नहीं कर सकते। तो मेरी ज़िंदगी में हर एक डिसीजन, हर चीज़ मैं अपने माँ बाप से पूछ कर ही लेती हूँ। ये मेरा एक रूल है लाइफ का और वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ना हुआ है। तो वो साक्षी अगर थोड़ा ध्यान देती, इसीलिए हमारी वो फिल्म ऐसा एक पूरे सेटअप के साथ आ रही है कि कन्वर्जन तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसमें ये भी दिखा रहे हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारी ये टॉपिक बात हो रही थी कि अबाउट पेरेंट्स, कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, दूरियां क्यों आ गई हैं। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि अरे बच्चे तो आजकल बड़े हो गए हैं, इनको तो संस्कार नहीं है, ऐसी बातें बोल के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर निभाए जाए, सेम एफर्ट के साथ, तो वो और भी अच्छे तरीके से चल सकते हैं। जैसे बच्चों को ऐसा बोल दिया जाता है तो माँ बाप भी उनके जैसे थोड़े से बन जाएं और बच्चे जो हैं वो थोड़े से इधर आ जाए। तो बीच की जब बात हो जाती है, दोस्ती वाला रिश्ता हो जाता है, तो अपने आप वो कंफर्ट जोन आ जाता है। जैसे विंध्या जो है वो अपने माँ बाप से हर चीज़ बहुत खुल के बात कर लेती है, हर चीज़, मतलब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे इनको भी पता है कि सेट पे भी मेरी मम्मी आती हैं एंड शी इज़ सो फ्रेंडली, माय डैड इज़ वेरी फ्रेंडली, सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस। तो वो अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी रादर देन ब्लेमिंग एनीवन एल्स। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम, सो दैट्स हाउ वी कैन रेक्टिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। अच्छा, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई जी, तब आपका रिएक्शन क्या था? तुरंत आपने हामी करने के लिए, किरदार को करने के लिए हामी भरी या फिर कुछ सोच विचार किया? नहीं, सर ने मुझे सोचने ही नहीं दिया ना। वो मिले, वो बस बात की, मैंने कॉफ़ी पी, सर ने कहा आप ही साक्षी मिश्रा हैं, आप कर रही हैं ये फिल्म। तो मैंने कहा सर स्क्रिप्ट तो आप बताइए पहले, सुनूँ तो क्या, मतलब कौन है साक्षी मिश्रा। सर ने कहा बिल्कुल सुनिए आप, लेकिन आप हैं साक्षी मिश्रा। तो इनका विश्वास था, इनका फेथ था, इनको वो साक्षी मिश्रा मुझ में दिख गई। और फिर मैंने जब स्टोरी सुनी, वंदना मैम ने स्टोरी सुनाई, नरेशन हुई, तो जब लास्ट उसका जब एंड हुआ तो मुझे बहुत, मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो पीड़ा जो है साक्षी मिश्रा की मुझे समझ में आ रही थी और मैं बहुत तकलीफ़ में थी। और मैंने कहा सर मैं ये रोल करूँगी और आप सच कह रहे हैं, मैं ही साक्षी मिश्रा हूँ। एंड देन उसके एक हफ़्ते के बाद हम बनारस ही चले गए
और बनारस में शूट कर रहे थे, और बनारस एक ऐसी जन्मभूमि है मेरी, तो सोचिए जन्मभूमि और कर्मभूमि जब मिलेगी तो फिर क्या ही होगा। अच्छा विनोद, इस तरह से ज्वलन मुद्दे पर जब भी कोई फिल्म बनती है तो शूटिंग के दौरान कुछ ना कुछ कोई सामाजिक तत्व वगैरह विरोध करने में लग जाता है। जैसे कश्मीर 5 की शूटिंग हो रही थी, भागलपुर की शूटिंग कश्मीर में हुई, तो वहाँ पर जो कुछ लोगों ने विरोध किया, आप जब इसका बनारस में शूटिंग कर रहे थे तो इस फिल्म में जब इस तरह से इस फिल्म का जो हिस्सा है बहुत ही ज्वलन, तो ऐसा कुछ सामाजिक तत्व आए थे जिसकी शूटिंग रोकने की कोशिश की गई या विरोध किस तरह की कुछ घटनाएं घटी है? नहीं, हम कुछ ज़्यादा चौकन्ने थे, तो हमने वो नाम ही नहीं रखा था। हमने जो पूरी फिल्म की जो शूटिंग करी है वो दशाश्वमेध घाट के नाम से की है, और ये जब तक फिल्म एडिट कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक फिल्म के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था कि हम क्या शूट कर रहे हैं। तो लोगों तक ये बात मतलब ज़्यादातर लोग जब ये सोच रहे थे कि विंध्या वेकेशन मनाने के लिए मम्मी पापा के पास गई हुई है, मतलब कोई अपडेट नहीं थी, मतलब हम शूट कर रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं था। सो दैट वाज अ डेलिबरेट। उस घटनाओं से सीख कर ही आदमी सीखता है। तो हमने सुना देखा था कि हम ये डायरेक्ट ये नाम रखें, द कन्वर्जन रखें। हमने कहा नहीं, बेहतर ये कि हम इस फिल्म को पहले शूट करते हैं, शूट करने के बाद में जब फाइनल, क्योंकि ये और हमारा पहले से रहा है कि हम कभी भी फिल्म मुहूर्त करके या शूटिंग के दौरान ना कोई हमारा एक्टर कोई पोस्ट डालता है, ना कोई हमारी टीम के मेंबर पोस्ट डालते हैं। जब फिल्म कंप्लीट होकर एडिट होती है और जब पहला पोस्टर आउट होता है तब मालूम पड़ता है कि हमारी टीम या विनोद तिवारी टीम कुछ प्रोजेक्ट कर रही है। अच्छा विंध्या जी, आपने कुछ पहले बताया कि मैं सबसे कहानी सुने बगैर मैं हाँ बोल, जब सेट पे आपको पता चला कि कहानी में इतने सारे लोग ये बार कुछ चेंजेस, फिर आपको साक्षी के बारे में बहुत सारा पता चला, इसमें आपका क्या रिएक्शन था? आपसे या फिर ऐसा लगा कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया? नहीं, लेकिन एक्चुअली आपका सवाल ही गलत है। मैंने कहानी सुनी थी जब पहली बार सर ने जब मुझे बोला कि आप साक्षी मिश्रा हैं, तो मैंने सर से कहा था कि आप नरेट कीजिए, तो सर ने फिर वरना मैम ने कहानी सुनाई थी पूरी। तब मैंने जब उससे सुना तब मेरे आंखों में आंसू आया था, तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों बोल रहे हैं कि साक्षी मिश्रा मैं हो सकती हूँ, क्योंकि वो जो लड़की है वो है मेरे अंदर, उसकी जो लेयरिंग है, जो भावनाएं हैं, मैं समझ सकती थी। बट डेफिनेटली मैंने रिसर्च नहीं की थी कोई, मुझे वो रिसर्च जो है वो सारी चीज़ें सेट पे इन लोगों ने बहुत हेल्प की, क्योंकि जब ऐसी फिल्म जिसमें इतनी ज़्यादा संजीदगी हो तो वहाँ पर ना एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई मॉड्यूलेशन आप नहीं कर सकते। जो लिखा है, और सर बहुत पर्टिकुलर थे कि वंदना मैम ने जो भी लिखा है ती है तो ती ही है, वो ते भी नहीं हो सकता। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नुआंसेस चेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी स्क्रिप्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सेटअप इतना अच्छा था कि सर ने वो जिस तरीके से उसके बारे में बताया तो आप और भी ज़्यादा जुड़ते चले जाते हो साक्षी मिश्रा से। तो अब मुझे लगता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन रहा है कि मैं ये फिल्म करूँ एज साक्षी मिश्रा। लास्टली हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं हाँ, ओके। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों को, जो 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे हैं, उनको ये फिल्म ज़रूर दिखाएं। और बड़े लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो फिल्म देखें ताकि वो आगे चल के अपने लोगों पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें कि जीवन में ऐसी गलती नहीं करना जो इस फिल्म की हीरोइन ने की या इस कैरेक्टर ने की। वो जब आम इंसान होता है उस कैरेक्टर को अपने अंदर अपनाता है, और मेरा पूरा विश्वास है कि जब पूरी फिल्म देखेंगे तो भारत के 125 करोड़ के जो लोग हैं, 125 करोड़ लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे। जी क्या आपका कहना चाहिए, क्या मैसेज होगा आपके? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए कैमरा जो होता है ना, आप सब जानते हैं कि कैमरा बहुत सेंसिटिव होता है, तो कोई भी चीज़ अगर शिद्दत के साथ नहीं की जाए तो कनेक्ट नहीं होती। तो हमारी फिल्म में हर किसी ने बहुत ही शिद्दत के साथ, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सोल, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जब वो फिल्म देखेंगे तो आपको महसूस होगी, शायद आपकी भी आंखों से आंसू गिर जाएंगे और आप अपने आप को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मतलब ये फिल्म एक्चुअली बहुत पहले ही आ जाती तो बहुत सारी लड़कियां हमारे देश की बच सकती थी। तो वो जब चीज़ें आप पर्दे पे देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी मेहनत के साथ और सच्चे दिल के साथ हम सब ने मिलकर ये बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनाई है। हम सब चाहते हैं
कि आप सब 22 अप्रैल 2022 को ज़रूर जाएं अपनी नज़दीकी सिनेमा घर में और इसे विटनेस करें, एक्नॉलेज करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। आप बताइए आप जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग 22 तारीख को जाके फ़िल्म देखें। और हम लोगों ने जो भी मेहनत की है, जो भी हमारा बनारस में जो भी सर का, वंदना मैम का रिसर्च रहा है, वो काफ़ी पुख्ता इन्होंने रिसर्च किया था। 1-1.5 साल इनका काम रहा है। तो होप करना चाहूँगा कि आप सब लोग फ़िल्म देखें और फिल्म से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोसाइटी के लिए। तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि सबका ईमानदारी का काम है और जब भी कोई भी काम जो फिर ईमानदारी से किया जाता है तो पसंद आता है। तो यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग 22 अप्रैल को हम लोगों को बहुत सारा प्यार देंगे और फिल्म को सराहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, सर ने जैसे इतने अच्छे से पूरी फिल्म को शूट किया है वाराणसी में, और बनारस ये इतना स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक सफलता तभी होती है, उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ने पेशेंस बहुत रखा, हम सब ने, हमारा टीम एफर्ट रहा है, नहीं तो पेशेंस रखते रखते लोग बहुत गिव अप कर देते हैं। तो एक होता है कि हर सही चीज़ का सही वक्त होता है, तो मुझे लगता है अब ये सही वक्त आ चुका है और ये अब आप सबके सामने बहुत जल्द आने ही वाला है। और बाकी तो जो मैं अपने किरदार के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो तो फिल्म देखेंगे, क्योंकि मैंने, सर ने मुझे इतने अच्छे से नरेट किया था जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने पूरा सुन के मेरे माइंड में जब चल रहा था कि ऐसी फिल्म तो कभी बनी नहीं ऐसा। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ बीइंग एक्टर। मैं एक भारत का युवा भी हूँ कि मुझे एक कलाकार के होने के साथ साथ इस चीज़ को, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अपना सोशल अवेयरनेस भी दे रहे हैं आज की यूथ को। आई फील वेरी लकी। बस यही कि गाने, म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस फिल्म का। ओवरऑल अगर आप इस टॉपिक से हट के देखें, इस फिल्म में वैसे बहुत सारी बताएं, चीज़ें हैं। ये गाते बहुत अच्छा है। हाँ, तो गाना अगर सुनेंगे। आपकी आवाज़ में 2 लाइनें हो हाँ, इसका इसी फिल्म का गाना इसका टाइटल सॉन्ग है, इसका जो रोमांटिक सॉन्ग है वो सुना देता हूँ। आँखों के ताज महल में राज है तेरे ही चेहरे का, हुआ ये दिल आशिक मिजाज है बैठे बैठाए बेवजह, मुझ पे चढ़ गया चाहत का खुमार है, तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है, तेरे इश्क की धुन सवार है। थैंक यू सो मच ऑल थैंक यू। थैंक यू। चलिए।